एवरीवन, माय नेम इज़ आनंद श्रीवास्तव और आज के लेक्चर में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो हम लास्ट लेक्चर में देख रहे थे उसी का फर्दर डिस्कशन है। तो हमने देखा था ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हमारा क्या था, किसी मास को इन्फिनिटी से लाने में, जैसे हमारा ये कोई सोर्स है, इसकी वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड आएगी। इन्फिनिटी से किसी पॉइंट P पर जो कि ग्रेविटेशनल फील्ड में प्रेजेंट है, तो जितना वर्क लगेगा वही हमारा होता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। हम इन्फिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी क्या मानते हैं, ज़ीरो। तो हमारा पोटेंशियल एनर्जी R पर कितना आ जाता है, -Gm1m2/R। ये मास m, ये मास कैपिटल, इसको मान लेते हैं m1, इसको m2। अब हम देखेंगे कि एक्चुअल में हमारा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हमारा सिस्टम की वजह से होता है। कैसे सिस्टम? इट इज defined for a system that is for two particles or more। कम से कम दो पार्टिकल्स होने चाहिए, क्योंकि एक पार्टिकल ग्रेविटेशनल फील्ड प्रोड्यूस करेगा और उसी ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से इसमें वर्क लगेगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो हमारा क्या होगा? तो सपोज अभी हमारे पास मास m1 है, जब हम इसे इन्फिनिटी से किसी पॉइंट स्पेस में लाए, यहाँ पे हमारा कोई रीजन है, ये हमारा क्या है, स्पेस है। ये हमारा m1 क्या है, इन्फिनिटी पे है। क्या इस स्पेस में कोई भी ग्रेविटेशनल फील्ड है? कोई मास नहीं प्रेजेंट है, तो कोई भी ग्रेविटेशनल फील्ड नहीं है। तो इस m1 को इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक लाने में कितना वर्क करना पड़ा? कोई भी हमारा फील्ड नहीं है, तो हमारा वर्क क्या आएगा, ज़ीरो। इस पे अगर हम थोड़ा सा पुश करेंगे तो ये हो सकता है मूव होके इस पॉइंट पर आ जाए और हमें वर्क करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि ना ही इस पे रेजिस्टिंग फोर्स है। कोई हल्का सा फोर्स लगाएंगे अपने आप मूव करेगा और यहाँ पे पहुँच सकता है। अब हमारे पास, तो मान लेते हैं ये है हमारा U1। U1 आया ज़ीरो, U1 आ गया हमारे पास ज़ीरो। और हम ये भी लिख सकते हैं हमारा एक्सटर्नल वर्क क्या था, डेल्टा U के बराबर था। तो वर्क अगर ज़ीरो है तो डेल्टा U भी क्या होगा, ज़ीरो। अभी तो खैर अकेला पार्टिकल है, इसकी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इन्फिनिटी पे हमने मानी है ज़ीरो, और यहाँ पर भी क्या आएगा, हमें कोई वर्क नहीं करना पड़ा, तो यहाँ पे ज़ीरो आ गया। अब हमारे पास एक मास m2 है, ये भी हमारा इन्फिनिटी पे है, तो इसकी भी इस पॉइंट को नाम देते हैं, चलो इस पॉइंट को A नाम दे देते हैं, A पॉइंट। अब इस m2 को जब हम इन्फिनिटी से इस A पॉइंट पर लाएंगे तब क्या होगा, m2 को अगर इन्फिनिटी से A पॉइंट पर लाने के लिए हमें कुछ ना कुछ वर्क
करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि इन्फिनिटी पे तो ज़ीरो है, इसकी वजह से कोई भी ग्रेविटेशनल फील्ड इन्फिनिटी पर नहीं है, ये हम मानते हैं। अब जैसे जैसे ये मूव करेगा, इसको अगर हम थोड़ा सा पुश करेंगे, अब क्या होगा? एक पॉइंट पर, सपोज इस पॉइंट पर हमारा ये m2 आ गया मूव करता करता, और इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, पुल लगेगा, क्योंकि ये m1 इसको अट्रैक्ट करेगा, F अट्रैक्टिव। अगर ये अट्रैक्ट कर रहा है तो इसकी वेलोसिटी क्या करेगी? इंक्रीज करेगी। तो हम क्या करेंगे? अपोजिट डायरेक्शन में F एक्सटर्नल अप्लाई करना पड़ेगा ताकि इसकी वेलोसिटी क्या रहे? कांस्टेंट रहे, ताकि इसकी वेलोसिटी क्या रहे? कांस्टेंट रहे, और ये स्लोली मूव करता हुआ यहाँ पर पहुँच जाए, क्योंकि हमें पोटेंशियल एनर्जी हमारी से तभी डिफाइंड है, ये वाला फॉर्मूला हमारा तब डिफाइंड है जब काइनेटिक एनर्जी क्या हो? ज़ीरो हो। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी आ गई ज़ीरो। काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो आ चुकी है, पर यहाँ पे हमें यहाँ से लेके यहाँ तक कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ा। तो अब यहाँ पे U2 कितना आ जाएगा? जब इस m2 को मूव करेंगे, माइनस Gm1m2/r, ये आएगा हमारे पास। तो हमें सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का पोटेंशियल एनर्जी पता चल चुका है, Gm1m2/r। इसी को डायरेक्टली लिखेंगे अब हम, फॉर टू मास सिस्टम m1 और ये अगर m2 है, इनके बीच का डिस्टेंस r है, तो u आ गया हमारे पास Gm1m2 माइनस का अपॉन r। यहाँ पे हमें सिंपली पेयर्स बनाने हैं m1 m2 की वजह से, ये आ गया Gm1m2/r। इसको पॉज करके पहले तो नोट कर लें। वर्क हमारा पाथ पे डिपेंड नहीं करता, कैसा भी पाथ हम ला सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कंजर्वेटिव फोर्स हमारा लग रहा है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स हमारा कंजर्वेटिव फोर्स है। नेक्स्ट देखते हैं हम, 3 मास सिस्टम अगर होता है तब क्या लिख सकते हैं? थ्री मास सिस्टम अब हमारे कितने पेयर्स बन सकते हैं? सपोज m1 m2 ये m3, इनके बीच का डिस्टेंस r1 r2 और r3। तो पहला हमारा 1 और 2 का यू ऑफ सिस्टम आएगा हमारे पास 1 और 2 की वजह से, दूसरा 2 और 3 की वजह से, और तीसरा 3 और 1 की वजह से। और हमारा कोई पेयर बन सकता है, और हमारा कोई भी पेयर पॉसिबल नहीं है। 1 और 2 की वजह से माइनस Gm1m2/r1 था हमारे पास, ये हमारे पास क्या आ जाएगा? ये भी माइनस का आएगा, माइनस को कॉमन ले सकते हैं, प्लस लिख सकते हैं Gm2m3/2 और 3, 2 और 3 के बीच का डिस्टेंस r3,
प्लस GM3M1 अपॉन 3 और 1 में R2 डिस्टेंस। तो ये तो आ गया हमारे पास 3 पार्टिकल सिस्टम के लिए। सिमिलरली हम 4 पार्टिकल्स के लिए भी देख सकते हैं। यहाँ पे कितने पेयर बन रहे हैं? 3 पेयर्स बन रहे हैं, M1 M2, M2 M3 और M1 और M3। इसको पॉज करके नोट कर लें। अब अगर हमारे पास n मासेस हैं, n मासेस हैं, तब क्या होगा? तब हमारे कितने पेयर्स बन सकते हैं? हमें 2-2 का पेयर बनाना है, n मास सिस्टम है। ये हमारा मास Mn, M1 M2। तो यहाँ पे पेयर्स बनाने के लिए हमें कितने पेयर बनाने हैं? 2 पेयर बनाने हैं। तो यहाँ पे परमिटेशन एंड कॉम्बिनेशन में हम पढ़ते हैं NC2 हमारा क्या होता है? n फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू n-2 n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल। NCR का फॉर्मूला होता है हमारे पास n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n-r फैक्टोरियल। अब यहाँ पे हम इसको ब्रेक कर सकते हैं फैक्टोरियल को सॉल्व करने के लिए। जैसे हमारे पास 5 फैक्टोरियल है तो 5 इंटू डिक्रीज होता रहता है 4, 3, 2 और 1। उसी तरह n फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं? n इंटू n-1 इंटू n-2 फैक्टोरियल। n-2 फैक्टोरियल पे रुक गया क्योंकि यहाँ पे नीचे हमारा प्रेजेंट है। 2 फैक्टोरियल इंटू n-2 फैक्टोरियल, ये दोनों कैंसल, ये आ गया n इंटू n-1 अपॉन 2। तो ये फॉर्मूला हमें याद रखना है NC2 का, n इंटू n-1 अपॉन 2। इसको डायरेक्टली भी लिख सकते थे। तो एग्जाम्पल है, अगर हमारे पास 3 मासेस थे, 3 मासेस, तो यहाँ पे क्या आएगा? 3C2, 3 इंटू 3-1 अपॉन 2। ये दोनों कैंसिल, कितना आया? 3 पेयर्स। वही हमारा बन रहा था। अगर हमारे पास 4 मासेस हो तब क्या होगा? 4 मासेस, तो 4 इंटू 4-1 अपॉन 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 6 पेयर्स बनते हैं। तो यहाँ से हम पेयर्स देख सकते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसको पॉज करके नोट कर लें। सपोज हमारे पास 4 पार्टिकल है जिनका मास m है, और ये स्क्वायर के वर्टिसेस में प्लेस्ड है। तो इसका पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम हमें फाइंड करना है। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम इक्वल टू, तो यहाँ पे हमारे 4 मासेस हैं, तो 4C2 कितने पेयर हो गए? 4 n इंटू n-1 अपॉन 2, 2 3 ज़ा 6 पेयर्स। अब हम 6 पेयर्स को बनाएंगे।
एक तो हमारा इन दोनों की वजह से, दूसरा, तीसरा, और ये 4 हो गए, 5वां डायगोनल वाला और 6 ये दूसरा डायगोनल वाला। तो हमारे पास 6 पेयर बन चुके हैं। तो इन 4 मासेस की वजह से तो यू सिस्टम आ गया हमारे पास। इसकी वजह से भी कितना आएगा, -GMM/a²। इसकी वजह से भी GMM/a²। इसकी वजह से भी सेम, तो मल्टीप्लाई बाई 4 कर देते हैं। इनकी वजह से कितना आएगा, प्लस -GMM/ ये डायगोनल का लेंथ कितना आएगा, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास a√2। तो GMM/r था हमारे पास, GMM/a आएगा यहाँ पे, GMM/a√2। ये वाला भी डायगोनल सेम आएगा, तो मल्टीप्लाई बाई 2। तो यहाँ से हमें क्या दिख रहा है, माइनस को अगर कॉमन ले लें, GMM/a भी कॉमन है, 4 प्लस √2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, √2, ये आएगा हमारा आंसर। इसको नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, सपोज हमारे पास रॉड है, जिसका मास है कैपिटल M, और इसके सेंटर से इस पॉइंट मास तक की डिस्टेंस है, जिसका मास m0 है। ये हमारा A गिवन है। रॉड का मास m और लेंथ l। फाइंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम। अब यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालेंगे ये देखते हैं। रॉड है जिसका मास m और ये लेंथ l। ये हमारे पास यूनिफॉर्म रॉड है। इसका सेंटर और इस मास के बीच का डिस्टेंस है a। पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करने, तो क्या करेंगे, ये हमारा m0, हम मान लेते हैं एक कोई मास dm, इस मास को dm मान लेते हैं और मानते हैं dm हमारा इससे x डिस्टेंस पर हमने क्या लिया, dx लेंथ का एक एलिमेंट लिया है जिसका मास क्या है dm। तो यहां से हमारे पास ड्यू टू dm, m0 पोटेंशियल एनर्जी हमारा आ जाएगा -G dm m0 अपॉन r। r है हमारा x के बराबर। dm को हम कैसे रिप्लेस कर सकते हैं, हमें पता है मास पर यूनिट लेंथ, लेट मास पर यूनिट लेंथ इक्वल टू
लेमडा, तो dm आ जाएगा लेमडा dx, dm आ जाएगा हमारे पास लेमडा dx, तो du की वैल्यू आ गई -g लेमडा dx m नॉट अपॉन x। अब हम इसे इंटीग्रेट करेंगे, हमारा dx आ चुका है, तो du इक्वल टू -g लेमडा m नॉट, ये तो कांस्टेंट है, dx अपॉन x। du को इंटीग्रेट करते हैं 0 से कैपिटल U, और इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं कहाँ से कहाँ तक, हमने x लिया है यहाँ से लेके इस पॉइंट तक, यहाँ से कंसीडर किया है, ये हमारा 0 है, इसको ओरिजिन माना है, तो यहाँ पे हमारा कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे, x हमारा इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक वेरी कर रहा है, तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा, कितना आ जाएगा, यहाँ से यहाँ तक a था, ये हमारा l/2, ये वाला पॉइंट आ गया a माइनस l/2, और ये वाला पॉइंट आ गया a प्लस l/2, तो a माइनस l/2 से a प्लस l/2 तक इंटीग्रेट करेंगे। इतना पहले पॉज करके नोट करें। यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास u इक्वल टू -g लेमडा था m अपॉन l m नॉट 1/x का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन क्या होता है, log x, log बेस e होता है हमारे पास a माइनस l/2 a प्लस l/2। लिमिट्स पुट कर सकते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो लॉग में हमारा क्या हो जाता है, अपॉन में हो जाता है, लॉग बेस a प्लस l/2 अपॉन a माइनस l/2। यहाँ पे 2 को एलसीएम ले सकते हैं, तो 2a प्लस l माइनस जी एम नॉट अपॉन l लॉग बेस e 2a प्लस l अपॉन 2a माइनस l, ये आ गया हमारा आंसर। तो रॉड की वजह से ऐसा कुछ वेरिएशन आएगा पोटेंशियल एनर्जी में।